मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। मित्रों, हमने कल की क्लास में आपको बताया था संविधान की परिभाषा क्या होती है। संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ मूलभूत शासकीय सिद्धांत होते हैं। फिर हमने बताया था सरकार राज्य का एक उपकरण होता है। सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य कराता है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कार्य होता है कानून बनाना यानी विधि निर्माण, और कार्यपालिका कार्य होता है उस कानून को लागू करना जो किसने बनाया है, जो विधायिका ने बनाया है। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना, और विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कार्य को कार्यपालिका ने लागू किया या उस कानून को कार्यपालिका ने लागू किया या नहीं किया, यानी न्यायपालिका दोहरी भूमिका निभाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था, क्या बतलाया था? हमने आपको सिर्फ इतना बतलाया था कि किसी भी देश का जो संविधान होता है, किसी भी देश का जो संविधान होता है वह उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। वह उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। क्यों होता है? हमने आपको बताया था, यदि विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वह कानून संविधान में वर्णित उपबंधों के साथ अगर समरूपता रखता है तो उसको पास कर दिया जाएगा, अन्यथा उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वह उस देश का संविधान होता है। क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में लगता है। क्या लगता है? किसी भी देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? तो किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वह उस देश का संविधान होता है। आगे आप नोट करके लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि उस देश की जो सरकार है, उस देश की जो सरकार है, उस सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियों की परिधि क्या होगी। कहने का मतलब, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं उन अंगों की शक्तियों की परिधि क्या होगी, उनकी शक्तियों का दायरा क्या होगा, या उनके क्या का कार्य होंगे। यह भी हमें देश का संविधान ही बतलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि वहाँ की सरकार की संरचना कैसी होगी। किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि वहाँ की सरकार की संरचना कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है। अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है। यह भी हमें कौन बतलाएगा? उस देश का संविधान। तो किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि वहाँ की सरकार की संरचना कैसी होगी। जैसे भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखोगे आप, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि वहाँ की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। वहाँ की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। तो किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है
कि वहां की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। तो आप नोट करके लिखोगे, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति की प्रकृति की प्रकृति संविधान की प्रकृति के सापेक्ष होती है, की प्रकृति के सापेक्ष होती है। कहने का मतलब, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई आपकी राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है या आपके संविधान की प्रकृति कैसी है, अगर वो आपसे पूछता है कि संविधान की प्रकृति कैसी है, तो आप उसको कहना जैसी हमारी राज्य व्यवस्था की प्रकृति है। या कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई आपकी राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, तो आप उसको बताना जैसे हमारे संविधान की प्रकृति है। आगे चलकर इस टॉपिक को मैं आपका क्लियर करके लेके चलूंगा। तो उसके बाद आप लिखोगे, क्या लिखोगे, राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है। राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 एकात्मक, एकात्मक। नंबर 2 संघात्मक, संघात्मक। और नंबर 3 अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। आगे चलकर आगे जो टॉपिक होगा वो इस पर भी होगा, एकात्मक किसे कहते हैं, संघात्मक किसे कहते हैं, अर्ध संघात्मक किसे कहते हैं। फिलहाल तो बस इतना सा ही हमारा पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है, किसी भी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि वहां की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। तो नोट डाल के आपने क्या लिखा, राज्य व्यवस्था की प्रकृति संविधान की प्रकृति के सापेक्ष होती है, यानी जैसे संविधान की प्रकृति होगी वैसे ही उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। या फिर आप लोग ऐसे कह लो, जैसे वहाँ की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है वैसे ही प्रकृति वहाँ के संविधान की होती है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एकात्मक, नंबर 2 संघात्मक और नंबर 3 अर्धसंघात्मक। किसी भी देश के राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति होती है ना, इन तीनों प्रकृतियों में से कोई सी भी एक प्रकृति हो सकती है, लेकिन यह निर्भर किसके ऊपर करता है, वहां की संविधान सभा के ऊपर करता है। अभी इसको टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, आगे चलकर इसको क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा संविधान का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण हमने 2 भागों में किया है। संविधान का वर्गीकरण हमने 2 भागों में किया है। नंबर 1 लिखित, लिखित संविधान बनाम अलिखित संविधान, लिखित संविधान बनाम अलिखित संविधान। नंबर 2 पर आप लिखोगे लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान बनाम या वर्सेस कह लो अलोकतांत्रिक संविधान, अलोकतांत्रिक संविधान। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा लिखित संविधान वर्सेस अलिखित संविधान। लिखित संविधान हम किसे कहेंगे और अलिखित संविधान हम किसे कहेंगे। तो आप लिखोगे लिखित संविधान लिखित संविधान
बनाम अलिखित संविधान। लिखित संविधान बनाम अलिखित संविधान। यहां पर जाने से पहले बच्चों, संविधान की डेफिनेशन क्या होती है? संविधान की डेफिनेशन, संविधान की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पहले ही लेक्चर में। संविधान की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी। इधर आप लिखोगे संविधान और इधर लिखोगे अलिखित संविधान। अलिखित संविधान और इधर आप लिखोगे लिखित संविधान। लिखित संविधान। संविधान की डेफिनेशन क्या होती है? संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित, संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले मूलभूत शासकीय सिद्धांत समाहित होते हैं। कहने का मतलब, संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज होता है। संविधान वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ मूलभूत शासकीय सिद्धांत समाहित होते हैं या कुछ बिंदु या पहलू समाहित होते हैं। तो संविधान की जो डेफिनेशन होती है वो अलिखित संविधान के लिए भी होती है और अलिखित संविधान के लिए भी होती है। कहने का मतलब, लिखित संविधान भी एक दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ मूलभूत शासकीय सिद्धांत समाहित होते हैं। और अलिखित संविधान भी एक दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ मूलभूत शासकीय सिद्धांत समाहित होते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? हमने उसी अंतर को आज समझना है। लिखित संविधान बनाम अलिखित संविधान में हमने आज इन दोनों के अंतर को समझना है। तो आप ये जो लिखित संविधान है इसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? लिखित संविधान। लिखिए आप लोग, लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान योजनाबद्ध तरीके का नतीजा होता है। लिखित संविधान योजनाबद्ध तरीके का नतीजा होता है। लिखित संविधान योजनाबद्ध तरीके का नतीजा होता है। अब आप लिखोगे अलिखित संविधान में। एक पॉइंट आपने इधर लिखा, एक पॉइंट आप इधर लिखोगे। अलिखित संविधान में लिखोगे अलिखित संविधान, अलिखित संविधान में कोई खास योजना की आवश्यकता नहीं होती। अलिखित संविधान में कोई खास योजना की आवश्यकता नहीं होती। लिखित संविधान में आप दूसरा पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे? लिखित संविधान वाले देशों में, लिखित संविधान वाले देशों में संविधान के सृजन के कार्यों को अंजाम देने के लिए, लिखित संविधान वाले देशों में संविधान के सृजन के कार्यों को अंजाम देने के लिए संविधान सभा होती है। संविधान सभा होती है। कहने का मतलब, दुनिया में जिन देशों के लिखित संविधान होंगे वहां संविधान सभा जरूर होगी। तो वही मैंने आपको लिखाया, लिखित संविधान वाले देशों में संविधान के सृजन के कार्यों को अंजाम देने के लिए, संविधान के सृजन के कार्यों को अंजाम देने के लिए संविधान सभा होगी। अब आप लिखोगे अलिखित संविधान में, अलिखित संविधान वाले देशों में, अलिखित संविधान वाले देशों में, अलिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा नहीं होती। संविधान सभा नहीं होती।
तो लिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा होती है, अलिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा नहीं होती। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, लिखित संविधान वाले देशों में, लिखित संविधान वाले देशों में राज्य व्यवस्था के तीनों प्रकृतियों में से, लिखित संविधान वाले देशों में राज्य व्यवस्था के तीनों प्रकृतियों में से कोई भी एक प्रकृति हो सकती है, लेकिन यह निर्भर करता है संविधान सभा के ऊपर, लेकिन यह निर्भर करता है संविधान सभा के ऊपर। अगर संविधान सभा चाहे कि लिखित संविधान वाले देशों की प्रकृति, यदि संविधान सभा चाहे कि लिखित संविधान वाले जो देश हैं उस देश की उसको प्रकृति एकात्मक रखनी है तो एकात्मक होगी, और यदि संविधान सभा चाहे उस देश की प्रकृति संघात्मक हो तो संघात्मक होगी, और अर्धसंघात्मक चाहे तो अर्धसंघात्मक होगी। कहने का मतलब लिखित संविधान वाले देशों में राज्य व्यवस्था की तीनों प्रकृतियों में से कोई से भी एक प्रकृति हो सकती है। यह किसके ऊपर निर्भर होता है? संविधान सभा के निर्णय के ऊपर निर्भर होता है। अलिखित संविधान में लिखोगे, अलिखित संविधान में संविधान सभा नहीं होती। तो अलिखित जो संविधान वाले देश होते हैं वहां की राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति होती है वो सिर्फ और सिर्फ एकात्मक होती है। कहने का मतलब अलिखित संविधान वाले देशों में राज्य व्यवस्था की प्रकृति सिर्फ और सिर्फ एकात्मक होगी। चौथा पॉइंट लिखिए आप लोग, लिखित संविधान में चौथा पॉइंट लिखिए, लिखित संविधान एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज होता है। लिखित संविधान एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज होता है। अलिखित संविधान में आप लिखोगे चौथा पॉइंट, अलिखित संविधान एक प्रकार का अनौपचारिक दस्तावेज होता है। औपचारिक अनौपचारिक से क्या तात्पर्य है? औपचारिक अनौपचारिक से क्या तात्पर्य है? औपचारिक अनौपचारिक से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, किसी भी देश की जो सरकार होती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित जितने भी बिंदु हैं या फिर किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जितने भी समस्त बिंदु हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो सभी के सभी एक ही दस्तावेज में समाहित हैं, वो सभी के सभी एकल दस्तावेज में समाहित हैं। उसी दस्तावेज को हम कहेंगे औपचारिक दस्तावेज, यानी लिखित संविधान एक औपचारिक दस्तावेज होता है। कहने का मतलब, भाग 1 हो, भाग 2 हो, भाग 3 हो, भाग 4 हो, भाग 5 हो, अनुच्छेद जितने भी हैं वो सभी के सभी एक ही दस्तावेज में समाहित हैं, उसी को हम कहते हैं औपचारिक दस्तावेज। यानी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जितने भी बिंदु हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो सभी के सभी एकल दस्तावेज में समाहित हैं, उसी को हम कहते हैं औपचारिक दस्तावेज। अनौपचारिक दस्तावेज किसको कहेंगे? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी बिंदु हैं या जितने भी आयाम हैं, अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग दस्तावेज तलाशने पड़ेंगे, उसे हम कहेंगे अनौपचारिक दस्तावेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट लिखो लिखित संविधान में, लिखित संविधान वाले देशों में, लिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्ति, लिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका के पास होती है।
लिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। अलिखित संविधान में आप लिखोगे 5वां पॉइंट, अलिखित संविधान वाले देशों में, अलिखित संविधान वाले देशों में, अलिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्ति विधायिका के पास होती है। विधायिका के पास होती है, विधायिका के पास होती है। दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जहां अलिखित संविधान है। आप नोट डाल के लिखिएगा, दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान है। दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जहां अलिखित संविधान है। नंबर 1 पर आप लिखिएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन। नंबर 2 पर आप लिखिएगा इज़राइल। नंबर 3 पर आप लिखिएगा सऊदी अरब। नंबर 4 पर आप लिखिएगा न्यूजीलैंड। नंबर 5 पर आप लिखिएगा कनाडा। तो दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जहां अलिखित संविधान है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इज़राइल, कनाडा, सऊदी अरब। ब्रिटेन, इज़राइल, कनाडा, न्यूजीलैंड और आपका सऊदी अरब। तो अब आप मुझे ये बताइए, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है? तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, क्योंकि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जितने भी समस्त बिंदु हैं वो सभी के सभी एक ही दस्तावेज में समाहित हैं। और ये जितने भी बिंदु एक ही दस्तावेज में समाहित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक दस्तावेज। और औपचारिक दस्तावेज कैसा दस्तावेज होता है? लिखित दस्तावेज। अतः हम कह सकते हैं भारत का संविधान लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान का निर्माण करने के लिए। और लिखित संविधान वाले देशों में संविधान सभा होती है संविधान के सृजन के कार्यों को अंजाम देने के लिए। अतः हम कह सकते हैं भारत का संविधान लिखित संविधान है। हमारे यहाँ जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। अतः हम कह सकते हैं भारत का संविधान लिखित संविधान है, क्योंकि लिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका के पास होती है और अलिखित संविधान वाले देशों में सर्वोच्च शक्ति विधायिका के पास होती है। तो ये लिखित संविधान और अलिखित संविधान में डिफरेंस था। और अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अलोकतांत्रिक संविधान बनाम लोकतांत्रिक संविधान। इसके लिए हम अगली क्लास में आपको बताएंगे।